बच्चों, और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? इसके पहले के लेक्चर्स में हमने, ये थर्मोडायनामिक्स का 4th लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने हीट ऑफ रिएक्शन पढ़ी, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पढ़ा, इंथैल्पी ऑफ कंबशन पढ़ा, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा, है ना। और हमने उसमें बॉन्ड, है ना, बॉम्ब कैलोमीटर भी देखा था। अब हम आज के इसके लेक्चर में अब ये देखने जा रहे हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस बच गई है। उसमें पहली रिएक्शन है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, है ना। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, हीट ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन देखेंगे। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ले लेते हैं इसमें हम। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता क्या है, इसको डिफाइन करेंगे हम पहले, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे किसी सॉल्ट में, आपकी कोई सॉल्ट लिया आपने, या आप मान लो वाटर लेते हो बीकर के अंदर, उसमें कोई सॉल्ट को मिलाते हो, सॉल्ट को बाहर से मिलाते हो, तो इसमें क्या हो सकता है, हीट रिलीज भी हो सकती है या हीट एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है। The amount of heat exchange when any salt is dissolved in a water, that is called enthalpy of solution, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो when a solute is dissolved in a solvent, evolution और absorption of heat, ठीक है। इवोल्यूशन भी हो सकता है और एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है हीट का। जैसे मान लो KCl लिया, इट विल फॉर्म KCl एक्वस, KCl एक्वस का फॉर्मेशन हुआ, डेल्टा H, ये इसमें देख सकते हो कि पहले जो सॉल्ट हमने ये KCl में को मिलाया वाटर के अंदर, KCl एक्वस का जो फॉर्मेशन हुआ, इसमें हीट जो हो रही है एब्जॉर्ब हो रही है, और कॉपर सल्फेट को मिलाया एक्वस सोल्यूशन में, तो हीट इसमें इवॉल्व हो रही है। इसलिए मैंने आपको बोला कि जब सॉल्ट को वाटर में मिलाते हैं तो वो हीट निकल भी सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है। तो दो टाइप के सॉल्ट जो होते हैं, जैसे कि तो उसमें आप लिख सकते हो कि डेल्टा सोल्यूशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट लाइक CuSO4.5H2O, और डेल्टा सोल्यूशन ऑफ anhydrous salt which cannot form hydrate is पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होती है, ठीक है। और दूसरा टाइप ये होता है डेल्टा सोल्यूशन ऑफ anhydrous salt है ना। anhydrous salt इसमें जो एग्जांपल है which cannot form hydrate is पॉजिटिव, तो anhydrous salt इसमें जो ले सकते हो KCl ले सकते हो, ठीक है। डेल्टा सोल्यूशन ऑफ anhydrous salt which can form hydrate का फॉर्मेशन कर सकते हैं लाइक CuSO4,
इज निगेटिव। इसकी जो डेल्टा एच होता है वो निगेटिव होता है। यानी कि दो टाइप के सॉल्ट हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया। एक है एडिटेड सॉल्ट होते हैं, है ना, जो है ऑलरेडी पहले से एडिटेड फॉर्म में है, और एनाइड्रस सॉल्ट जो एडिट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, लाइक KCl, लाइक NaCl, जो एडिट का फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, उनका डेल्टा एच क्या होता है, एब्जॉर्ब, वो हीट उसमें एब्जॉर्ब होती है, इसलिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और डेल्टा एच ऑफ एनाइड्रस सॉल्ट व्हिच कैन फॉर्म हाइड्रेट लाइक CaSO4 इज नेगेटिव। उसका क्या हाइड्रेट फॉर्मेशन हो सकता है, वो CaSO4 लाइक सॉल्ट, है ना, उसका डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो देखो इस केस में नेगेटिव आया है और इस केस में पॉजिटिव वैल्यू आई है। ठीक है, तो ये आपका है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जिसको आप डिफाइन भी कर सकते हो कि वन मोल ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर। ठीक है, इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, उसको वन मोल ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर व्हेन वन मोल ऑफ सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, the amount of heat exchange, the amount of heat exchanged, यानी कि वो absorb भी हो सकती है और रिलीज भी हो सकती है। the amount of heat exchange is, इसमें जो वाटर मिलता है वो एक्सेस ऑफ वाटर है, एक्सेस ऑफ वाटर आप कर सकते हो, एक्सेस ऑफ वाटर हीट एक्सचेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी किसी सॉल्ट को आप एक्सेस में मिलाते हो, ठीक है, तो KCl जैसे आपने देखा, KCl प्लस एक्वस, KCl एक्वस, ये फॉर्म किया आपने, डेल्टा एच क्या आ गया, इसका पॉजिटिव हो गया, हीट एब्जॉर्ब होगी इसके अंदर। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और दूसरा एक होता है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो इसके पहले वाले केस में हमने क्या हुआ था, एक्सेस ऑफ वाटर मिलाया था। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सॉल्ट को हम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर मिलाएंगे, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आप डिफाइन कैसे करते हो, इट इज एंथैल्पी चेंज, इट इज एंथैल्पी चेंज during the hydration of hydration during the hydration of any salt with specific amount of water, specific amount of water मिलेंगे हम, specific amount of water। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो CaSO4 जैसे अभी आपने देखा, CaSO4 कॉपर सल्फेट जो होता है, अगर 5 मोल ऑफ H2O सिलेक्शन करता है, स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर से हमने कंबाइन किया, तो इट विल फॉर्म CaSO4.5H2O, ये CaSO4.5H2O ये होगा इसके अंदर। इसको क्या कहेंगे, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो आप दोनों में अंतर समझ गया होगा, हीट ऑफ सॉल्यूशन इंथैल्पी, और हीट ऑफ सॉल्यूशन में और हीट ऑफ हाइड्रेशन में। हीट ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग एक्सेस ऑफ वाटर लेंगे, उसमें सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे, और हीट ऑफ हाइड्रेशन में हम स्पेसिफिक मोल ऑफ वाटर में किसी सॉल्ट को डिसॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, है ना, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हो। हाँ तो बच्चों देखो, इसमें आपको कह रहा है कि एनाइड्रस कॉपर सल्फेट को वाटर में मिला रहे हैं, या हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को वाटर में मिला रहे हैं, तो उसमें जो हीट एक्सचेंज हो रही है वो एक -66.5 है और एक 7.7 है। तो आपको ये बताना है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू कॉपर सल्फेट ऑफ 5H2O। यदि आपको क्वेश्चन में क्या दिया है पहले वो लिखेंगे, और जो रिक्वायरमेंट है आप जो निकालना है वो बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, CaSO4 प्लस एक्वस, इट विल फॉर्म CaSO4 एक्वस। ठीक है, इसकी वैल्यू जो दी गई है, दिस इज डेल्टा एच इक्वल टू -66.5 है, ये 0 पर मोल। ठीक है, और CaSO4.5H2O
plus aqueous, it will also form CO4 aqueous. इसी डेल्टा एच की वैल्यू जो गिवन है दैट इक्वल टू 11.7 है किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है इसमें, आपको क्वेश्चन में निकालना ये है कि CO4 plus 5H2O it will form CO4.5H2O, ये वैल्यू निकालनी है ना। इसका डेल्टा एच क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन को हमें देखो CO4.5H2 राइट हैंड साइड में चाहिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स कर देंगे। जब इसको हम रिवर्स करेंगे इस इक्वेशन को, तो क्या आएगी हमारी इक्वेशन, CO4 इक्वल्स कन्वर्टिंग इनटू प्लस इक्वल्स होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 है एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम ऐड करते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। आप देख सकते हो इसमें फर्स्ट और ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू विल गेट रिक्वायर्ड इक्वेशन, है ना। तो ये आपको मिलेगा CO4 कन्वर्टिंग इनटू CO4.5H2O। ठीक है, इसका डेल्टा एच कितना हो जाएगा, इसको हमने रिवर्स किया है, इसका डेल्टा एच हो जाएगा -66.5 और -11.5, इसको रिवर्स करेंगे तो साइन निगेटिव हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों कर देंगे, दैट इज किलो जूल पर मोल, ये हमारी वैल्यू आएगी। समझ गए आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को। तो बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसा नहीं रहता, मतलब थोड़ा सा बस आपस में रिएक्शन को इधर से उधर करना पड़ता है, थोड़ा रिएक्शन को अरेंज किया हमने, हमको रिक्वायर्ड जो भी क्वेश्चन होती है वो मिल जाती है हमें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हेडिंग देते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। कोई फेज चेंज होता है तो उसमें कैसे हीट रिलीज होती है या एक्सचेंज होती है ना, वो देखेंगे हम लोग। हेडिंग देते हैं एनर्जेटिक्स ऑफ फेज चेंज। ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। फेज चेंज में क्या इक्वेशन होती है, उसमें पहला है इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ फ्यूजन। इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन का मतलब जैसा कि आपको पता है, फ्यूजन होता क्या है, इट इज कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो जैसे H2O सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू H2O लिक्विड, दिस इज फ्यूजन, ये फ्यूजन प्रोसेस है। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द इंथैल्पी चेंज, इसको डिफाइन कर लेते हैं, इट इज द इंथैल्पी चेंज, इट इज द इंथैल्पी चेंज during the conversion of one mole of solid into 1 mole of liquid at its melting point। क्योंकि जो मेल्ट करता है सॉलिड उसमें मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट करता है, तो 1 मोल ऑफ सॉलिड का 1 मोल ऑफ लिक्विड में एट मेल्टिंग पॉइंट होना, उसको क्या कहते हैं, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, और इसमें आप जैसा कि देख सकते हो डेल्टा एच इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, डेल्टा एच पॉजिटिव। ठीक है, दूसरा इसमें है, सेकेंड पॉइंट है इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और हीट ऑफ वेपराइजेशन। इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन
और हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, जैसे इसमें वेपराइजेशन में क्या हो रहा है, जैसे H2O लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू H2O वेपर, है ना। इसके नाम से समझ सकते हो कि आप उसको ऐसे खुद से डिफाइन कर सकते हो, इट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड इनटू 1 मोल ऑफ वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट पर कन्वर्ट होगा, तो इसमें आप लिख सकते हो इट इज एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द conversion of 1 mole of liquid into 1 mole of vapor, 1 mole of vapor at its boiling point, at its boiling point। ठीक है, और इसमें भी हीट एब्जॉर्ब होगी, इसका भी डेल्टा क्या रहेगा, कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये भी देख सकते हो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, ठीक है, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, जैसा कि आपको पता है सब्लिमेशन के बारे में कि 1 मोल ऑफ सॉलिड का डायरेक्टली 1 मोल ऑफ गैस में बदल जाना। ठीक है, 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टिंग इनटू 1 मोल ऑफ गैस, है ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो I2 सॉलिड कन्वर्टिंग इनटू I2 गैस, सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो इट इज इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द कन्वर्जन of 1 mole of solid directly into 1 mole of gas below its melting point, below its melting point। So this is called delta H sublimation। इसको क्या कहेंगे, डेल्टा एच सब्लिमेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो, ये तो आपका इंथैल्पी सब्लिमेशन हुआ, इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, डेल्टा एच सब्लिमेशन इक्वल टू डेल्टा एच है ना, डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपराइजेशन, इसको आप कह सकते हो ऐसा, क्योंकि फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन का सम जो होता है डेल्टा एच सब्लिमेशन होता है। ठीक है, तो इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट है, ये तो फेज चेंज की हमने बात करी आपसे, अब इसमें देखेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो, हीट ऑफ एटमाइजेशन और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड the amount of heat required during the conversion of during the conversion of
1 mole of gaseous atom, 1 mole of gaseous atom from its elemental state. ठीक है, इसको कहेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो देखो कार्बन सॉलिड का कार्बन गैस में बदल जाना, ये क्या कहलाएगा, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगा। सॉलिड का 1 मोल ऑफ एटम गैसेस एटम में कन्वर्ट होना, सॉलिड है ना, कार्बन सॉलिड से, तो डेल्टा एच का भी कुछ पॉजिटिव होगा, 171.7 किलो पर मोल। या आप इसको ऐसा लिख सकते हो, हाफ H2 कन्वर्टिंग टू H गैस में कन्वर्ट होना, हाफ H2 से, इसको भी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे, 1 मोल ऑफ H एटम में कन्वर्ट होना। यहाँ पर 52 कैलोरी किलो कैलोरी पर मोल ऐसा हो जाएगा इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड, यानी 1 मोल ऑफ गैस एटम में कन्वर्ट करना फ्रॉम इट्स एलिमेंटल स्टेट, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो पॉज करके। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसमें एक इंपॉर्टेंट लॉ आ रहा है ना, वो है हेस लॉ, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, जितना आपने नोट कर लिया बच्चों, ठीक है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। ठीक है, तो ये लॉ क्या कहता है, जैसे कोई भी रिएक्शन अगर एक स्टेप में होती है या मल्टीपल स्टेप में होती है, तो जो सम ऑफ इंथैल्पी जो रहती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन ग्रेफाइट है प्लस O2, जिसकी कन्वर्टिंग इनटू CO2 गैस, इसमें बदल जाना। इसमें मान लो ये डेल्टा एच, इसमें हीट जो एक्सचेंज हो रही है डेल्टा एच है, और ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो सकती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कार्बन ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 gas converting into CO gas and CO gas again plus half O2, it is converting into CO2 gas। ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो सकती है। इसकी जो एंथैल्पी है वो यहाँ पर डेल्टा H1 है और डेल्टा H2 है। तो हेस लॉ क्या कहता है, हेस लॉ ये कहता है कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 होगा, सम ऑफ एंथैल्पी हमेशा कांस्टेंट रहेगी इसके अंदर। दिस इज हेस लॉ। ठीक है, इस पे थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ तो बच्चों ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है, आपको इसमें दिया हुआ है H plus 3/2 O2, जिसे कन्वर्टिंग टू SO3, ये 2x किलो कैलोरी है, SO2 प्लस हाफ O2 SO3 फॉर्मेशन वाला ये y किलो कैलोरी है। तो आपको बताना हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 क्या होगा। तो सबसे पहले ये प्लस 2x किलो कैलोरी का मतलब हीट रिलीज हो रही है, तो इसका डेल्टा एच जो होगा निगेटिव होगा, तो क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट हमेशा रिलीज होती है, तो उसका डेल्टा एच निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ का डेल्टा एच हो जाएगा माइनस 2x किलो कैलोरी हो जाएगा, और इसका डेल्टा H2 जो हो जाएगा माइनस y किलो कैलोरी होगा। ठीक है, तो आपको बताना हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2, यानी कि आप कह सकते हो कि S प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू SO2, इसकी वैल्यू बतानी है आपको। तो इसमें देखो कैसे करेंगे, आपको SO2 जो है ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को रिवर्स, हमें SO2 राइट हैंड साइड में चाहिए, इक्वेशन 2 को रिवर्स करेंगे, इक्वेशन 2 को रिवर्स करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, ये हो जाएगा SO3 कन्वर्टिंग इनटू SO2 प्लस हाफ O2, है ना। तो ये डेल्टा H2 उसका क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम इक्वल टू प्लस y किलो कैलोरी हो जाएगा। हम रिवर्स करते हैं तो चेंज हो जाता है। और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3
इक्वेशन नंबर 3 है। इक्वेशन 1 और 3 को अगर ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो हमारा क्या आ जाएगा, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3 हो जाएगा, हमारा आ जाएगा S प्लस O2 इसी कन्वर्टिंग SO2। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी आ जाएगी। यदि करने का मतलब क्या है कि डेल्टा H की वैल्यू जो हो जाएगी, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ठीक है। ये हो जाएगा -2x और ये प्लस y, ठीक है। तो ये y -2x आया, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ये सही है। तो ये आप देख सकते हो किरचॉफ इक्वेशन पे ये बेसिक टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, है ना। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम इसके बाद देखेंगे एक नया टॉपिक आपके सामने आ रहा है। किरचॉफ इक्वेशन में देखा, हेडिंग देते हैं इन्फ्लुएंस ऑन ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन। इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, दैट इज सेड टू बी द किरचॉफ इक्वेशन। किरचॉफ इक्वेशन, किरचॉफ इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, जैसा कि आपको पता है, चेंज इन एंथैल्पी जो हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, डेल्टा H इक्वल टू होता है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये होता है, ठीक है। हमको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसकी रिलेशनशिप निकालना है, डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर हमारा है ये, तो हम इसको क्या करेंगे, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी डेल्टा H अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा डी बाई डी टी एच पी माइनस डी बाई डी टी एच आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और आपको भी पता है, आपने आपने देखा है इसके पहले के उसमें कि डेल्टा एच जो होता है एनसीपी डी टी होता है ना, डेल्टा एच एनसीपी डी टी होता है। तो अगर 1 मोल ऑफ गैस के लिए लेते हैं, फॉर 1 मोल ऑफ गैस की अगर हम बात करें, तो 1 मोल ऑफ गैस की अगर हम बात करते हैं, तो डेल्टा एच इक्वल टू सीपी डी टी, डेल्टा एच अपॉन डी टी, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ये सीपी हो जाएगा, दिस इज सीपी, सीपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट, ये हो जाएगा, है ना। सीपी दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो सीपी हो गया, सीपी प्रोडक्ट माइनस सीपी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इन दिस डेल्टा सीपी ना, चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी डेल्टा एच अपॉन डी टी, दैट इज डेल्टा सीपी, डी डेल्टा एच जो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा सीपी डी टी, ठीक है। इसको हम इंटीग्रेट कर दें, हम इसको इसके अंदर इंटीग्रेट कर दें, डेल्टा एच वन टू डेल्टा एच टू, और यहाँ पर टी वन टू टी टू, ऐसा ले लें, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच टू माइनस डेल्टा एच वन इक्वल टू डेल्टा सीपी टी टू माइनस टी वन। यही किरचॉफ इक्वेशन है। ये किरचॉफ इक्वेशन हमारी क्या बताती है कि चेंज इन एंथैल्पी टेम्परेचर को कैसे डिपेंडेंट कर होता है, हाउ चेंज इन एंथैल्पी डिपेंड ऑन टेम्परेचर। और यही चीज अगर हम इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में देखें, इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, ये इंटरनल, ये देखो डेल्टा जो होता है वो डेल्टा सीपी डी टी होता है ना। और ये भी आपने पढ़ा है, जो हमने पीछे आप लेक्चर में देखा था कि डेल्टा यू जो होता है एन सीबी डी टी होता है, ये होता है। तो यहाँ पर अगर हमको डेल्टा यू की वैल्यू टेम्परेचर में देखनी होगी, तो हम कैसे देखेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा यू टू माइनस डेल्टा यू वन इक्वल टू डेल्टा सीबी टी टू माइनस टी वन, ये होगा आपका इक्वेशन। इसमें बस डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पर सीबी आएगा और उसमें सीपी आया, ठीक है। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। अब देखो फर्स्ट लॉ में एक और इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, वो है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी, है ना। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में, तो वो हम देखेंगे, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी।
बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड इंथैल्पी। ठीक है, जैसे मान लो कोई बॉन्ड है, जैसे मान लो H2 गैस है, हाइड्रोजन H2 गैस है, इसके बॉन्ड को हमको ब्रेक करना है। ठीक है, ताकि ये कैसे कन्वर्ट हो सके, H गैस प्लस H गैस में कन्वर्ट हो सके, है ना। या कोई O2 ले लो, O2 गैस के फॉर्म में है, इसके बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो जैसे O गैस प्लस O गैस ये फॉर्म हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या आप इसको डिफाइन कैसे करोगे कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of particular bond between the atom in gaseous state is said to be the bond energy। ठीक है, इसको डिफाइन करो आप, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 mole of particular bond, 1 mole of particular bond between the atom in gaseous state at 1 atmosphere and 298 Kelvin temperature, 298 Kelvin temperature। तो इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी, इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, the amount of energy required to break 1 mole of particular bond between the atom in gaseous state at 1 atmosphere and 298 Kelvin is called bond energy। ठीक है, और बॉन्ड इंथैल्पी। तो देखो इसकी बॉन्ड एनर्जी अलग, अगर मान लो ये तो डायटोमिक मॉलिक्यूल था, अगर मान लो ट्राइएटॉमिक या टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, तो देखो मान लो जैसे हमने ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल H2 को ले लिया, है ना, तो देखो इसमें जो बॉन्ड को ब्रेक करते हैं हमेशा गैसेस स्टेट में करते हैं, आप देख ही रहो इसमें, इसमें जो आपको इन्होंने दिया है इन गैसेस स्टेट आपको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो आप ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल लेते हो H2 को लेते हो, जिसके यहाँ इसके अंदर दो बॉन्ड है, दो बॉन्ड को हम एक एक करके ब्रेक करेंगे। तो सबसे पहले H गैस प्लस OH गैस, इसका डेल्टा H1 कुछ होगा, और OH गैस जो है अगेन इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, कन्वर्टिंग इनटू O गैस प्लस H गैस, इसके बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डेल्टा H1 और डेल्टा H2 जो होंगे अलग अलग होंगी, इसकी वैल्यू होगी। इसमें जो पहला है दिस इज इक्वल टू 498 किलो जूल, और डेल्टा H2 जो है यहाँ पर 430 किलो जूल। तो इस तरह के कंपाउंड जो ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल जिनके बॉन्ड दो बॉन्ड में ब्रेक करते हैं, उस केस में उसका एवरेज लेंगे हम बॉन्ड एनर्जी, जिसका डेल्टा H हो जाएगा दिस इज इक्वल टू डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 और डेल्टा H2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू आप पा सकते हो 498 प्लस 430 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, 430 डिवाइडेड बाय 2 ये हो जाएगा 464 किलो जूल पर मोल, 464 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आप समझ रहे हो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है ना, इसके बॉन्ड को 1 मोल ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करने में इन गैसियस स्टेट एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, अब इसमें एक चीज ध्यान देना कि जो चेंज इन एंथैल्पी निकालते हैं, जैसे मान लो ना, इसको आपने नोट कर लिया होगा, चेंज इन एंथैल्पी इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो मान लो कोई रिएक्शन दी गई है, जैसे मान लो रिएक्शन आपको दी गई कुछ इस तरह से A प्लस बी कन्वर्टेड इनटू C प्लस डी।
तो जैसे हमने चेंज इन एंथैल्पी निकाला था इसके पीछे, तो उसमें हमने क्या किया था, जो चेंज इन एंथैल्पी निकालते थे किसी रिएक्शन में, वो क्या होता था, एंथैल्पी और प्रोडक्ट माइनस करके निकलते थे। लेकिन इसे आप ध्यान रखना बच्चों कि इसमें जो हम बॉन्ड एनर्जी निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि डेल्टा जो है उसमें क्या होगा, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखना, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये होगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं इसका बेस्ट बॉन्ड एनर्जी ऑफ बेस्ट क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको सीएल सेल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी निकालनी है, बॉन्ड एंथैल्पी निकालनी है। आपको इक्वेशन गिवन है क्वेश्चन में, और आपको बाकी जितने बॉन्ड बचे हुए हैं जैसे सीएच बॉन्ड, सीसीएल बॉन्ड, एससीएल बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी है वो गिवन है क्वेश्चन में। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, इसमें एक चीज और दिया हुआ है आपको, डेल्टा टी इस इक्वेशन का है वो -100.3 किलो जूल है। इसका डेल्टा एच गिवन है क्वेश्चन का, रिएक्शन का डेल्टा एच गिवन है, चेंज इन एंथैल्पी इतनी होगी। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, जैसे हमने अभी आपको बताया कि बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में भी लिखा करते हैं, तो हम कैसे लिखते हैं, पहले तो इक्वेशन को हम लिख लें, CH4 गैस प्लस ClCl गैस। ये इक्वेशन है आपकी। तो इसका डेल्टा एच हम कैसे निकालेंगे, जैसा कि अभी हमने बताया, डेल्टा एच जो होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट में कौन कौन सा आ रहा है हमारा, डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl। ठीक है, माइनस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, ये होगा हमारा। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, वो 4 है वो 3 है, दोनों माइनस हो जाएंगे, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl माइनस ClCl, सॉरी ये ClCl है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब हम सारी वैल्यू को उसमें पुट कर देंगे, तो डेल्टा एच की वैल्यू हमारी कितनी है, डेल्टा एच की वैल्यू जो है -100.3 है, तो -100.3 हो जाएगा ये। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड कितना दिया गया है, दिस इज इक्वल टू 413 और बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl हमें निकालना है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl बॉन्ड एनर्जी ऑफ CCl 326 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl 431। ठीक है, इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl। इसको सॉल्व करके हमें बॉन्ड एनर्जी ऑफ ClCl बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं बच्चों, है ना, तो आप इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसको बेस्ट। हाँ, तो बच्चों आप ये क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके एस्टेरिक फॉर्म कर रहे हैं, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH दिया हुआ है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O डबल बॉन्ड दिया है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH दिया हुआ है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इनटू वाटर वेपर भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, तो आपको बताना हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर इज, यानी इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन आपको बताना है। ठीक है, तो देखो हमने आपको बताया था जब भी हम
बॉन्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो हमेशा गैसीय स्टेट में लगाते हैं, ये आप ध्यान देना। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस कन्वर्टिंग इनटू H2O गैस, सो गैस लेते हैं, ठीक है। ये किसकी बॉन्ड एनर्जी होगी, डेल्टा एच इसका आएगा। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, H2O गैस को कंडेंस करके H2O लिक्विड में बदलेंगे, ठीक है। तो हमें क्या होगा, कंडेंस करके आएगा तो हमारी नेट इक्वेशन जो इसमें आएगी वो हो जाएगा H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस कन्वर्टिंग इनटू H2O लिक्विड। तो ये वैल्यू हमें चाहिए, बेसिकली ये वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पर डेल्टा एच इसका पहले वाली इक्वेशन का लगाएंगे। ये पहली वाली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन तो हमें चाहिए ही, ठीक है। तो इसमें डेल्टा एच कितना होगा, पहली वाली इक्वेशन का देखना है तो डेल्टा एच इक्वल टू हो जाएगा इस केस में H2 की बॉन्ड एनर्जी हो जाएगी X1, क्वेश्चन में गिवन है O2 की जो X2 है तो X2/2 हो जाएगा, और यहाँ पर OH की X3 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्रोडक्ट माइनस सेकंड 2x3 हो जाएगा, ये हो गया डेल्टा H1। तो इसके बाद तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर देंगे, और आपको ये दिया हुआ है लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड इनटू वेपर का जो वैल्यू दी गई है एक्सपोर्ट दी गई है, लेकिन हम गैस इनटू लिक्विड में बदलना है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एक्सपोर्ट हो जाएगी। आप समझ रहे हो, H2O लिक्विड इनटू H2O वेपर, ये वैल्यू है डेल्टा H इक्वल टू X4, ठीक है। लिक्विड इनटू वेपर, H2O गैस ले लेते हैं, तो हमको निकालना क्या है, H2O गैस कन्वर्टिंग टू H2O लिक्विड, तो इसका डेल्टा H कितना हो जाएगा, माइनस X4 हो जाएगा, यानी इसका डेल्टा H जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये वाली इक्वेशन का डेल्टा H कितना हो जाएगा, माइनस X4 हो जाएगा। ये डेल्टा H2 हो गया, तो नेट डेल्टा H कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसमें डेल्टा H हो जाएगा हमारा डेल्टा H इक्वल टू X1 प्लस X2/2 माइनस 2x3 माइनस X4, ये हमारा आंसर होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी आ रहा है, तो सी इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। समझ गए बच्चों आप। इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जामिनेशन में। तो ठीक है बच्चों, आप इसलिए देखो फर्स्ट लॉ में एक लास्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच गया है, उसका नाम है रेजोनेंस एनर्जी, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसको पॉज करके आप नोट कर लो, ठीक है। रेजोनेंस एनर्जी देखो क्या होती है, जैसे जैसा कि आप देखोगे, जैसे मान लो आपको मतलब साइक्लोहेक्सीन है, इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं हम, ठीक है, हाइड्रोजनेट करते हैं तो इट विल कन्वर्टिंग इनटू साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा जो हो गया, मान लो इसका कुछ भी है, मान लो डेल्टा इक्वल टू माइनस एक्स है, तो अगर हम इसमें 3 डबल बॉन्ड ले लेते हैं, इसमें अगर 3 H2 लेते हैं तो यहाँ ये भी साइक्लोहेक्सेन में बदलता है, इसका डेल्टा जो हो जाएगा इट शुड बी ना, डेल्टा जो होता है ये थियोरेटिकली जो आएगा इसके अंदर आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, -3x आना चाहिए, -3x। लेकिन हम देखते हैं क्या कि जैसा कि आपको आप अपने ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे कि डबल बॉन्ड यहाँ मूव करता रहता है, तो यहाँ पर पर्टिकुलर डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं रहता है, इसमें देखो रेजोनेंस है, रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पूरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं रहता है, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी रहेगी हाइड्रोजनेट करने की वो वैल्यू कुछ अलग आएगी, पहले से कम आएगी, ठीक है। तो डेल्टा इसको ये एक्चुअली ये थियोरेटिकली ये वैल्यू आ रही है, लेकिन डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल जो आएगा इसके अंदर, एक्सपेरिमेंटल की बात करें अगर हम, जैसे कन्वर्टिंग टू साइक्लोहेक्सेन, डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल जो आएगा वो क्या आएगा, -y आएगा, ये वैल्यू कुछ अलग आएगी, ठीक है। तो होता क्या है
रेजोनेंस एनर्जी, और ये चेंज क्यों आ रहा है, ये वैल्यू अलग क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस है, रेजोनेंस का फैक्टर हमने जब हाइड्रोजन किया तो दिया नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो ये डिफरेंस आ रहा है ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी, रेजोनेंस एनर्जी की हम बात करेंगे, रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी इसकी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल, जो एक्सपेरिमेंटली हम निकाल रहे हैं वो माइनस डेल्टा एच थ्योरेटिकल, इन दोनों का डिफरेंस की वजह से आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वाई माइनस माइनस 3x, यानी क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई होगा, ये रेजोनेंस एनर्जी होगी। आप समझ रहे हो बच्चों, ये साइक्लोहेक्सिन का हाइड्रोजन किया तो माइनस एक्स निकल रही है, तो इसका इसमें 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे तो ये माइनस 3x होनी चाहिए, लेकिन मैंने आपको बताया माइनस 3x नहीं होगी ये वैल्यू, उससे कुछ कम होगी, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड जो है रेजोनेंस में है, तो यहाँ पर पूरा डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से उसको हाइड्रोजन करने में आपको कम हीट निकलेगी, ठीक है, और इसलिए हम क्या रेजोनेंस एनर्जी जब निकालेंगे तो वो एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू आ रही है और जो थ्योरेटिकल वैल्यू आ रही है उसका डिफरेंस जो होगा जिसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी, ठीक है। हाँ, तो अब हम इसके अंदर देखते हैं, इसको ग्राफिकली हम देख सकते हैं, इसके अंदर ग्राफिकली कैसे देखेंगे, इसके अंदर देखो ग्राफिकली हम देखो ऐसा देखेंगे, हाँ देखो एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो जैसा कि मैंने बताया, जैसे साइक्लोबेंजीन है, थियोरेटिकली जो इसको हाइड्रोजन करेंगे 3 मोल्स ऑफ H2, इट विल कन्वर्टिंग इनटू साइक्लोहेक्सेन, तो ये जो वैल्यू है इसके बीच में ये थियोरेटिकल है, ये थियोरेटिकल एनर्जी है इसकी, ये थियोरेटिकल है, ठीक है। ये डेल्टा एच जो होगा इसका डेल्टा एच थियोरेटिकल होगा, ठीक है। लेकिन हमको ने आपको बताया कि इसके अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं है, उसकी वजह से इसकी एनर्जी पहले से थोड़ी कम होगी, प्लस 3H2 कन्वर्टिंग इनटू साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन में बदल रहा है ये, तो ये जो वैल्यू आ रही है वो कौन सी है, ये एक्सपेरिमेंटल है, ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक इसकी एक्सपेरिमेंटल है, इसको हाइड्रोजनेट करने में जो हीट निकलेगी वो वैल्यू पहले से क्या होगी, ये डेल्टा एच थ्योरेटिकल था, ये डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस होगा, इसका जो डिफरेंस होगा रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी इसमें, रेजोनेंस एनर्जी की बात करेगा हम, डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा एच थ्योरेटिकल, इसका डिफरेंस होगा एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल, ठीक है बच्चों। इसको हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इसमें क्वेश्चंस कैसे हम करते हैं, रेजोनेंस एनर्जी के क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जामिनेशन में, वो देखेंगे हम। जो मूल पर दिया गया, ये जो वैल्यू दी जाती है वो एक्सपेरिमेंटल होती है, ठीक है। ये बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी आपको गिवन है और डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ N2 को गिवन है आपको, तो आपको रेजोनेंस एनर्जी बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन लिखेंगे, इसकी इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, N2 प्लस हाफ O2 जिसकी कन्वर्टिंग इनटू N2O, ठीक है। N2 जो होगा वो N ट्रिपल बॉन्ड N होगा प्लस हाफ O डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई हमारी। अब इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें डेल्टा एच हम कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था डेल्टा एच निकालने का तरीका, डेल्टा एच इज सेड टू बी दी सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो N2 की बॉन्ड एनर्जी कितनी होगी, सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ N2 N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस हाफ इनटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ
O डबल बॉन्ड O माइनस N प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ N डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे तो इसमें सारी वैल्यू को पुट करेंगे। एन ट्रिपल बॉन्ड और इनकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है, वो 946 है। ठीक है, एंड O डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, हाफ इंटू 498 है, माइनस N डबल बॉन्ड N की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 418 है, और N डबल बॉन्ड O की बॉन्ड एनर्जी कितनी है, 607 है। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपको सॉल्व करने पर 170 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो रेजोनेंस एनर्जी कितनी होगी, ये जो वैल्यू आई डेल्टा एच थ्योरेटिकल आई, और डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल जो है आपको दिया हुआ है, डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल दिस इज इक्वल टू 82 किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा एच इसमें क्या हो जाएगा, रेजोनेंस एनर्जी कितनी हो जाएगी, डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल डेल्टा एच थ्योरेटिकल, -82 माइनस 170, यानी माइनस 88 किलो जूल पर मोल। ये होगी इसकी रेजोनेंस एनर्जी। तो समझ गए बच्चों आप कैसे करते हैं क्वेश्चन इसके अंदर, इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। हाँ, तो देखते हो, अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, आपको एक क्वेश्चन में दिया है सेंट्रल बॉडी एंथैल्पी ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड बेंजीन लिक्विड, ये दिया हुआ है -156 एंड 49 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, 49 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। द सेंट्रल एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, एट साइक्लोहेक्सेन लिक्विड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज -119 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो इसमें एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन लिक्विड जो दिया है वो -119 दिया हुआ है। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो कि साइक्लोहेक्सेन प्लस H2 इसी कन्वर्टिंग टू साइक्लोहेक्सेन, इसका डेल्टा जो गिवन है दिस इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू -119 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर बेंजीन में अगर हम देखें, साइक्लोहेक्सेन इसमें 3 मोल होगा तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, तो डेल्टा इज इक्वल टू -990 इंटू 3 -357 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आपको जो दिया हुआ है डेल्टा एच -357 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन लिक्विड एंड बेंजीन लिक्विड आर दिस वन। ठीक है, तो यह डेल्टा एच की वैल्यू जो हम निकालेंगे, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन लिक्विड का जो दिया हुआ है एंड बेंजीन का जो दिया हुआ है वो 49 है। ये डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल जो है बेंजीन का, डेल्टा एच एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन दिस इज इक्वल टू 49 है, ये 49 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसका डेल्टा एच जो है वो क्या होता है, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे, तो CCS6 माइनस डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ ये CCS12 है, CCS12 माइनस डेल्टा CCS6 ये होगा। इसका डेल्टा एच नॉट आपने निकाला हुआ -357 है, -357 इज इक्वल टू डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CCS12, तो साइक्लोहेक्सेन लिक्विड का जो दिया हुआ -156 है, डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CCS6 ये आप निकालोगे इसमें, इसके अंदर,
तो डेल्टा एच नॉट फॉर्मेशन ऑफ CCX6 जो हो जाएगा -156 प्लस 357। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, इक्वल टू 201 किलो जूल पर मोल हो जाएगी। ठीक है, तो अभी आपने देखा ये जो वैल्यू आ रही है थ्योरेटिकल आ रही है और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आ रही है ना। तो डेल्टा एच रेजोनेंस एनर्जी मैंने क्या बताया था, रेजोनेंस एनर्जी जो होती है डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CCS फॉर्मेशन जो है ये एक्सपेरिमेंटल लेंगे, एक्सपेरिमेंटल माइनस डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ CCS6 थ्योरेटिकल लेंगे, एक्सपेरिमेंटल माइनस थ्योरेटिकल लेंगे। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो आपकी है वो 49 है और थ्योरेटिकल वैल्यू कितनी है 201 है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके -152 किलो जूल। ये रेजोनेंस एनर्जी होगी आपकी। समझ गए बच्चों आप। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, आप इसमें थोड़ी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और ये सब चीजें हम इसमें अंदर करेंगे। तो मैंने आपको हर टाइप के क्वेश्चंस के थ्योरीज बताया, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बताए, तो हर टाइप के क्वेश्चन करने की मैंने ये कोशिश की है। आई होप कि आपको उसमें मजा आया होगा और आप काफी अच्छा समझा होगा टॉपिक। ठीक है, तो इस पर और प्रैक्टिस करो आप। और आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट लॉ थोड़ा नहीं दिखा है, उसके बाद हम इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग सेकंड लॉ स्टार्ट करेंगे और उसमें बताएंगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ का लिमिटेशन क्या है और हमें सेकंड लॉ की क्यों जरूरत पड़ी, उस पर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है,